आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल। अगर नेताओं को उनके बयानों के आधार पर तोला जाए तो हमारे आज के खास मेहमान देश के सबसे वजनी नेताओं में एक हों। वो खुद कलाकार हैं, लेकिन आजकल कलाकारों से भिड़े हुए हैं। किसी के दिल की धड़कन को वो पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं तो किसी के मंगल की उनको चिंता है। प्रधानमंत्री के करीबी हैं, लेकिन जैसे उनकी सुन ही नहीं रहे हैं। राजनीतिक अखाड़े में अपनी अनूठी जगह बना चुके बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद देवांग जी। आपसे सभी जरूरी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी जान में। गाने के शौकीन कैलाश विजयवर्गीय का ये शौक कई मौकों पर नजर आ जाता है। पेशे से बिजनेसमैन कैलाश धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और माता के भजन खूब गाते हैं। खिलाने के शौकीन कैलाश विजयवर्गीय खुद अन्न नहीं खाते, सिर्फ हरी सब्जी और फल खाकर रहते हैं। 60 साल के कैलाश ने वकालत की पढ़ाई की है और लगातार 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। साल 2000 में इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बने विजयवर्गीय ने शहर की सूरत बदल दी थी। अपने इलाके में काफी लोकप्रिय विजयवर्गीय के बीजेपी में कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल पहली बार मोदी सरकार में उन्हें सरकार और पार्टी के बीच तालमेल की जिम्मेदारी मिली। जिस वक्त कैलाश को महासचिव बनाया गया था, तब वो विधायक थे और आज भी संसद के सदस्य नहीं हैं। शिवराज सरकार के लिए कई बार संकट मोचक की भूमिका निभा चुके हैं। साफ गोई से अपनी बात रखने वाले कैलाश कई बार बयानों की वजह से विवाद में भी फंस चुके हैं। जब कोई इस समाज को कहता है कि असहिष्णुता बढ़ रही है तो जरा गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा, फिर उसका इलाज करना पड़ता है। कब तरह के इलाज की जरूरी है जो असहिष्णु बोल रहे हैं। तो अभी एक इलाज हुआ, दूसरा इलाज अभी बाकी है ना। दंगल में मंगल करना है, ध्यान रखना सब लोग। ये दंगल में मंगल क्या है? मेरा ख्याल है कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ अखाड़े बहुत है और मैं भी कुश्ती लड़ा करता था, तो दंगल हमारे लिए बड़ी आम बात है। तो कहीं पर भी हम दंगल करते रहते हैं। कैलाश जी, आप क्या ये कह रहे हैं कि आपको मालूम नहीं कि दंगल नाम की एक फिल्म आ रही है? मैं कह रहा हूँ, मैं फिल्म देखे मुझे सालों हो जाते हैं, पर हाँ ये सुना जरूर है। जब मेरे इस बयान के बाद लोगों ने कहा कि दंगल आ रही है, आपने किसी दंगल फिल्म के बारे में कहा, तो मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा था। लोग समझ जाए तो ठीक है, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा। कैलाश जी, इंदौर के लोग कैलाश विजयवर्गीय को याद करते हैं। हंसते थे, गाते थे, खाते थे, खिलाते थे, काम करते थे, खूब काम करते थे। लेकिन अब एक नए किस्म के कैलाश विजयवर्गीय सामने आ गए हैं। वो गुस्सैल हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं मुझे गुस्सा आ जाता है, कहते हैं सबक सिखाना पड़ेगा। और लोग कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा की जो धुंध है उसमें पुराना कैलाश कहीं खो गया है। क्या हो गया है आपको? क्या परेशानी है आपको? क्यों हुआ कैलाश वर्गीय के साथ ऐसा? देवांग, मुझे तो नहीं लगता कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। मुझे तो मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया है पार्टी ने, तो कभी इससे आगे बढ़ने के बारे में सोचता नहीं। पर जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत मेहनत से काम करता हूँ। गुस्सा आता ज़रूर है क्योंकि एक सामान्य इंसान हूँ मैं, पर उतनी जल्दी गुस्सा मेरा चला भी जाता है। जो देख रहे होंगे वो हंस रहे होंगे कि एक को ठिकाने लगा दिया तो आपका मतलब था कि शाहरुख खान और दिलवाले दंगल का मंगल करना है, तो सब लगा रहे हैं कि आमिर खान की फिल्म के बारे में वो बात कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों की बात कर रहे हैं क्योंकि असहिष्णुता वाली बात थी। आप उसको इतना घुमाए जा रहे हैं, मतलब क्यों? मैंने बिल्कुल नहीं घुमाया। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आप समझदार है, आप समझ गए। इसके जो जवाब में एक बयान आया वो सुन लीजिए। मैं अपने देश से बेहद प्रेम करता हूं। अगर मैं बाहर जाऊं देश से तो मुझे 2 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि मैं लौट जाऊं। इन्होंने ये भी कहा इस बयान में कि उन्होंने भारत छोड़ने की बात कभी नहीं कही। उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत में ही पैदा हुए हैं, भारत में ही जिएंगे, भारत में ही मरेंगे। वो और उनकी पत्नी भारत नहीं छोड़ने वाले हैं। इस देश की राजनीति में कुछ लोग अराजनीतिक तरीके से राजनीति में हिस्सा ले लेते हैं, पता नहीं लगता है। वो होते हैं राजनीति में, पर एक अलग प्लेटफॉर्म से राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों बिहार के चुनाव के वक्त यही हुआ। जिस तरीके से अखलाक की मौत हुई और उसके बाद पुरस्कार लौटाए गए,
वो बिहार के चुनाव को सिर्फ प्रभावित करने का हिस्सा था। उसके बाद बड़े बड़े घटनाक्रम हुए, मालदा हुआ बंगाल का, एक भी बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी आज तक नहीं बोला। मालदा की इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद बंगाल में दूसरा थाना जला, कोई नहीं बोला। अभी परसों फिर एक बालिका के साथ बलात्कार हुआ, उसको जला दिया, उसके मुंह पे एसिड डाल दिया। एक भी महिला एक्टिविस्ट की आवाज़ नहीं सुनी मैंने। मुझे समझ में नहीं आता कि दोहरा चरित्र क्यों इस देश के अंदर वो लोग जो कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं है पर राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को बेनकाब करना भी बहुत ज़रूरी है। पर कैलाश जी, आप खुद कलाकार हैं, आप जानते हैं कि जो फिल्मी कलाकार होते हैं उनकी कोई सेना तो होती नहीं है। हम जानते हैं बहुत सारे राजनीतिक दल मीडिया में चमकने के लिए फिल्मी कलाकारों, उनकी फिल्मों के पीछे पड़ जाते हैं। ये एक आसान तरीका है पॉपुलैरिटी पाने का, मीडिया में छाने का, अपनी बात को जताने का। मैं कभी इसकी चिंता नहीं करता देवांग जी। मेरा ख्याल है कि मीडिया ने जितना मेरे खिलाफ छापा है उतना देश के किसी नेता के खिलाफ नहीं छापा होगा। जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, मध्य प्रदेश के पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश के मीडिया के लोग, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। पर मैंने कभी उसकी चिंता नहीं की, क्योंकि मैं हमेशा मैदान में रहता हूँ। मेरी माताजी 93 ईयर्स की हैं, मुझसे हमेशा एक ही बात कहती है कि कहीं पर भी पहुँच जाओ अपनी हैसियत मत भूलना बेटा। तो मैं आज भी जिस किराने की दुकान पर मैंने अपना जीवन प्रारंभ किया, मैं दिवाली के 3 दिन उस किराने की दुकान पर पुड़िया बांधता हूँ। तो मैं अपनी हैसियत कभी नहीं भूलता हूँ। इसलिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं कि मैं कोई सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किसी बॉलीवुड के कलाकार के पीछे भागूं। इसकी आवश्यकता कभी मैंने महसूस नहीं की, वरना मैं इसकी आवश्यकता समझता हूँ। आपके बयान जो है विवाद खड़ा करते हैं, और उन बयानों से आपकी पार्टी जो है वो भी कई बार फंस जाती है, उसको भी सफाई देनी पड़ती है, और पार्टी हाईकमान को भी सवालों का कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो क्या वजह है? आपको पार्टी हाईकमान और पार्टी की चिंता नहीं है, पार्टी का डर नहीं है, या पार्टी के हाईकमान की तरफ से कहीं कोई इशारा भी रहता है कि हाँ दीजिए बयान? ऐसा कुछ भी नहीं, पर मुझे जो अच्छा नहीं लगता है उसके बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त कर देता हूँ। कई बार पार्टी हाईकमान के निर्देश पर अपने बयान वापस भी ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। कभी कभी गुस्से में आकर कुछ बोल जाता हूँ तो सामान्य स्थिति में अपनी गलती को स्वीकार कर लेता हूँ, पर ये मेरा सामान्य स्वभाव है, ये स्वभाव बदल नहीं सकता है। कोई एक बयान जो आपको याद हो, जो आपने वापस ले लिया हो? शाहरुख खान जी का बयान मैंने जब दिया था, बिहार में था उस वक्त चुनाव के वक्त, मैंने ट्वीट किया था, अध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि ये ट्वीट वापस ले रहा, मैंने वापस ले लिया। पर जो आपने बयान दिया उसमें आपने कहा कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए ताकि देखने वालों की निगाह में इज्जत आए। आपने देखने वालों के बारे में कुछ नहीं कहा जो महिलाओं को इस तरह से देखते हैं। देवांग जी, दुर्भाग्य है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी थोड़ा सा कई बार पूरा बयान नहीं दिखाया जाता है, एक लाइन को पकड़ के उसके ऊपर खेला जाता है। कम से कम इतने इथिक्स होना चाहिए अभी कि अगर किसी का बयान आप दिखा रहे हैं तो पूरा दिखाएं। तो आपने महिलाओं के कपड़े के बारे में जो बयान दिया उसमें क्या छूट गया था? नहीं, मैंने कहा था ये कि देखिए समाज में विकृति आई है, लोगों की दृष्टि बदल गई है। हमारे यहाँ महिलाओं को सरस्वती लक्ष्मी कहा जाता है, पर कई बार हम ऐसे वस्त्र पहन लेते हैं जिसके कारण लोगों की दृष्टि और ख़राब हो जाती है। आपने अब तो पूरा बयान दे दिया। जब आप इस तरह का बयान देते हैं, आप महिलाओं को उनकी सूझबूझ, उनको क्या समझ है, समाज कैसा है, आप ये समझते हैं उनको बिल्कुल नहीं आता, और आप दूसरी तरफ जो लोग इस तरह से देखते हैं आप उनको सुधारने की बात नहीं कहते। आप उनको नहीं कहते कि आप इस तरह से देखेंगे तो सुधारेंगे, कानून है, जेल जाओगे, बचोगे नहीं। आप महिलाओं को उपदेश देते नजर आते हो। मेरे कॉलेज के अंदर 50% हमारे यहाँ लड़कियाँ थी। कोई भी लड़का किसी लड़की को छेड़ नहीं सकता था, कोई छेड़ देता था तो वहीं ठोकता था मैं। तो मेरे कॉलेज में मैं इसीलिए वहाँ पर नेता था कि लड़कियाँ मेरे कॉलेज में सुरक्षित रहती थी। अब तो सबको आप ठोक नहीं सकते। आपने कहा कि बैठ के टेलीविज़न में ऐड नहीं देख सकते, जिस तरह के ऐड आते हैं, गाने नहीं सुन सकते। आपकी सरकार है यहाँ पर, आपने इस बारे में कुछ किया? वैसे बहुत आग्रहपूर्वक नहीं, पर आप आज आपने विषय उठाया तो मैं आग्रहपूर्वक ये बात को जरूर कहूँगा। वही मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं खो गए हैं। वो कैलाश वर्गीय कहाँ गया जो पहले लोगों को ठोक देता था? इस समय तो आपकी सरकार है, आप किसी की जाके मेज पर अपना मुक्का ठोक सकते हैं। मैं इस भूल को स्वीकार करता हूँ कि मैंने बहुत आग्रहपूर्वक अभी तक सरकार से ये नहीं कहा, इस बात को भी स्वीकार करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी के अध्यक्ष हैं या संघ के जो लोग हैं वो समाज की जो ऐसे बयानों को लेके सहिष्णुता है उसको टेस्ट करते हैं आपके बयानों के जरिए? ऐसा तो नहीं है कुछ?
मैं कभी किसी से पूछ कर बयान भी नहीं देता हूँ। मुझे लगता है मैं रात को 2 बजे ट्वीट कर देता हूँ, मैं समय भी नहीं देखता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे को जब लगता है ख़राब है, इस पर कुछ मेरे को प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए तो कर देता हूँ। महाराष्ट्र में शिंगणापुर मंदिर है, शनिधाम है, वहाँ पर महिलाएं पूजा करना चाहती हैं, लेकिन जो न्यास है वो उनको इजाज़त नहीं दे रहा है। क्या यहाँ पर भी आप महिलाओं को शिक्षा देंगे कि आप पूजा करने मत जाइए, न्यास जो कह रहा है वो मानिए? नहीं, मेरा मत है कि हमारे यहाँ संविधान के अंदर सबको समान अधिकार है। यदि महिलाएं पूजा करना चाहती हैं तो पूजा करने देना चाहिए, पर शायद वहाँ की परंपरा ये है। मैं भी अपनी पत्नी के साथ गया था तो उन्होंने कहा था कि महिलाएं चबूतरे पे नहीं चढ़ सकती है, तो मैं खुद ही कर आया था। अब वहाँ की परंपरा है तो उसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। परंपरा है तो उसको बदलना चाहिए। पहले सती की भी परंपरा हुआ करती थी। इस तरह की परंपरा, जिस तरह का आपका संविधान है, उसके सम्मत होनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से मैं इसका पक्षधर हूँ कि इसमें अगर आवश्यक ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा कारण नहीं हो तो इस प्रकार की परंपरा को बदला जा सकता है। शबरीमला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश या सैंक्टम सैंक्टोरम में, गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश नहीं होना है तो नहीं होना है। तो आपकी जो पार्टी के प्रेसिडेंट है स्टेट यूनिट के, उन्होंने उसको सपोर्ट किया, जबकि शनि शिंगणापुर में चीफ मिनिस्टर ने आप जो अभी कह रहे हैं वो बात भी रखी है। तो ये अंतर्विरोध और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं आपके पार्टी से? पार्टी का कोई संविधान के अंदर नहीं लिखा है। ये केरल के अध्यक्ष की व्यक्तिगत राय हो सकती है, मेरी व्यक्तिगत राय है। दिल्ली बिहार में तो पार्टी की हार हुई। क्या लग रहा है कि आगे जो 6 चुनाव हैं उनमें आपको बड़ी उम्मीद कहाँ से है? देखिए, उम्मीद तो हम सभी जगह से रखेंगे, और लोकतंत्र के अंदर हार जीत महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण ये होता है कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम दिल्ली और बिहार हारे हैं, पर उसके पहले जीते भी हैं। हम महाराष्ट्र जीते हैं, हम हरियाणा जो कभी भी नहीं जीते थे वहाँ हम जीते। हमने झारखंड में सरकार बनाई है। तो हार और जीत तो चलती है। आगे भी जो 5 चुनाव हैं उसमें हमारा बहुत अच्छा प्रेजेंस नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे वहाँ अपने आप को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करके और सरकार बनाएं। पश्चिम बंगाल में लड़ाई शुरू होने वाली है और आपने प्रदेश अध्यक्ष अपना बदल दिया, आपने जिले के पदाधिकारियों को बदल दिया, प्रमुखों को। लड़ाई शुरू होने वाली है, डुगडुगी बची हुई है, लोग अपना तालमेल में भिड़े हुए हैं और आपने अपना जनरल बदल दिया। यानी आप तो पहले ही पस्त हो गए। टेन्योर पूरा हो गया था उनका। राहुल जी लगातार 6 साल से अध्यक्ष थे, तो टेन्योर पूरा हो गया तो बदलना था। अभी हमारी चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, उसमें बदला। जब आपकी बड़ी लड़ाई होने वाली है तब तो स्वाभाविक ये रहता है कि अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं, भाई इनका टेन्योर बढ़ाना है, क्योंकि इन्हीं के भरोसे पार्टी रही है और अब आगे इन्हीं के भरोसे जीत होगी। नहीं, तो आपकी बात बिल्कुल वैसा ही हमने किया है। 1 पे 1 11 कर दिया। वो राष्ट्रीय सचिव बन गए, उनके साथ अध्यक्ष भी बना दिया। तो पहले अकेले राहुल जी थे, अब 1 पे 1 11 हो गए, तो दोनों मिलकर वहाँ पर काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि वो ममता बनर्जी उसी तरह की राजनीति कर रही हैं जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती है? समाजवादी पार्टी से भी 2 कदम आगे है। समाजवादी पार्टी में तो थोड़ा बहुत प्रजातंत्र भी, वहाँ तो बिल्कुल प्रजातंत्र दिखाई नहीं देगा आपको। मैंने लोकल बॉडीज़ के चुनाव में देखा, वहाँ पुलिस के सामने पोलिंग बूथ पे कब्जा हो रहा है, पूरे की पूरे वीडियो ले जाकर चुनाव आयोग के, और इसलिए उससे 10 गुना ज़्यादा ख़राब हालत वहाँ की है, बंगाल की, ऐसा मैं मानता हूँ। जनवरी 23 को नेताजी बोस के संबंध में सारे फाइल्स आप लोगों ने डिक्लासिफाई किए। वहाँ पे प्रेजेंस बनाने के लिए लोग कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने यहाँ पे फाइल्स डिक्लासिफाई किए हैं, और क्योंकि बंगालियों का एक सेंटिमेंट जुड़ा है नेताजी बोस के साथ, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। एकदम आप हमें कटघरे में खड़ा करें, ये उचित नहीं है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनकर सारे देश में घूमे थे, तब उन्होंने बंगाल की सभा में लोगों से कहा था कि हम इसकी फाइलें ओपन करवाएंगे सरकार में आए तो। समय के साथ साथ जैसा वादा किया था उन्होंने बंगाल की जनता से, वैसा किया है। इसका राजनीतिक दृष्टिकोण मत देखिए, ये मोदी जी का वादा था बंगाल की जनता से, वो उन्होंने पूरा किया। अभी जो उनके ग्रैंड नेफ्यू ने आपकी पार्टी ज्वाइन की है, ये तो सीधा सीधा एकदम राजनीतिक कनेक्शन है बोस फाइल्स के डिक्लासिफिकेशन के ठीक बाद। उन्होंने 2 दिन बाद 25 तारीख को उन्होंने ज्वाइन किया आपके। वो इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा कि मोदी जी आपने जो बात कही थी, साधारणतः बोले पॉलिटिशियन वादे कर जाते हैं, पूरा नहीं करते, आपने पूरा किया और मुझे आपके नेतृत्व में विश्वास है और मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा। पश्चिम बंगाल में आप अपना बड़ा विरोधी किसको मानते हैं, ममता बनर्जी को या वामपंथियों और कांग्रेस को? नहीं, अभी तो ममता बनर्जी, बड़ा विरोधी तो वही है, ममता जी हैं। आपको क्या उम्मीद क्या है पश्चिम बंगाल से? हम सरकार बनाएंगे।
कहाँ तक आपको उम्मीद है पश्चिम बंगाल में? मुझे जब हरियाणा का प्रभारी बना गया था तो मैं इसी पत्रकारों के बीच में गया, तो मैंने कहा कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। तो आपके जैसा एक बहुत ही बुद्धिजीवी पत्रकार था, उसने मेरे दाएं बाएं ऐसा देखा तो बोले जादू का डंडा लेकर आए हो क्या? तो मैंने कहा ठीक है, मैं चुनाव के बाद इसी हाल में आपसे बात करूंगा। और बाद में मैंने परिणाम के बाद उसी हाल में पत्रकार परिषद ली। हो सकता है कि बंगाल के परिणाम के बाद मुझे आपसे कहूँगा कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाइए आप। पर आप जानते हैं कि जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें 18% आपको वोट मिले और जिस तरह की जीत हुई ममता बनर्जी की लोकसभा चुनाव में, तो और उम्मीद आपको कहाँ से बनती है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बड़ा हल्ला था आपका। देखिए, पॉजिटिव वोट भी होते हैं राजनीति में, नेगेटिव वोट भी होते हैं। पॉजिटिव वोट ये है कि मोदी जी ने केंद्र में बहुत अच्छा काम किया और बंगाल में जो जो वादे किए थे सब पूरे किए। नकारात्मक वोट ये है कि ममता जी ने जो जो वादे किए थे उसमें से कुछ भी पूरे नहीं हुए। महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी सबसे ज़्यादा महिलाएं अगर असुरक्षित है तो बंगाल के अंदर है। और सीमावर्ती प्रांत होने के कारण जिस तरीके से घुसपैठिए आ रहे हैं, फेक करेंसी आ रही है, वहाँ पर सरेआम थाने को जलाया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो गया है, तो उसके नकारात्मक वोट है वो भी हमें मिलेंगे निश्चित रूप से। तो जब राजनीति में जाते हैं तो कुछ पॉजिटिव वोट होते हैं, कुछ नेगेटिव वोट होते हैं जो एक बड़ा स्कोर बना देते हैं। सर, केरला में भाजपा छोटे छोटे हिंदू ग्रुप के साथ हाथ मिला रहे हैं और एक विशाल ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। अभी 1 या 2 से ऑलरेडी हो चुका है। अभी ये हिंदूकरण और कंसोलिडेशन ऑफ जो हिंदू वोट का, वो आप आसाम और वेस्ट बंगाल में कैसे करेंगे? हमने कभी भी हिंदू वोट के पोलराइजेशन के लिए राजनीति नहीं की। हाँ, पर हमने तुष्टिकरण के हमेशा हम खिलाफ रहे, इसलिए हम तुष्टिकरण नहीं करेंगे ये जरूर हम बोलते हैं, पर हम हिंदू वोट इकट्ठे करें और सिर्फ हिंदू वोट के आधार पर ही देश के अंदर राजनीति करें, ऐसा कभी भी हमारा एजेंडा नहीं रहा। नहीं, पोलराइजेशन की बात नहीं कर रही मैं, कंसोलिडेशन की बात कर रही हूँ। हिंदू वोट इकट्ठा करने के लिए आप आसाम और वेस्ट बंगाल में क्या करेंगे? मैंने तो आपके लिए हिंदू वोट तो ज़रूरी है। आप जो प्रश्न कर रही हैं उसी से मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि सिर्फ हिंदू वोट के लिए नहीं, हम सिर्फ डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं। जब बिहार में चुनाव हुए तो आपने शत्रुघ्न सिन्हा को एक करारा जवाब दिया। आपने कहा कि कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है तो उसको लगता है कि गाड़ी उसी की वजह से चल रही है। उसका उन्होंने जवाब दिया है, देखिए। जब हाथी चले बिहार या हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हालांकि मैंने कुत्ते में नहीं कहा, मैं ... कहा है कि हाथी चले बिहार ... भौंके हजार। कैलाश जी, मैं पूछ रहा हूं, ये तो आप ही की पार्टी में है, आप बड़े नेता हैं पार्टी में। पार्टी ऐसी है जो चाल चरित्र चेहरा जिसका अलग है, जो डिसिप्लिन को मानती है। क्या हो रहा है ये पार्टी में और इस सब को ठीक क्यों नहीं करते हैं? कहाँ आप अक्षम रह रहे हैं? देखिए, लोग प्रजातंत्र की बात करते हैं, असली प्रजातंत्र यदि किसी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी में ही। ये कोई बाप बेटों की पार्टी तो है नहीं या माँ बेटों की पार्टी तो है नहीं। ये पार्टी सामूहिक निर्णय करती है, पार्टी अनुशासित पार्टी है, और जहाँ लगता है कि अनुशासनहीनता हो रही है तो समय के साथ साथ इलाज भी होगा। पिछले दिनों एबीपी न्यूज़ और एसी नीलसन ने एक सर्वे किया, उसका एक आंकड़ा देखिए। राम मंदिर का मुद्दा, क्या प्रधानमंत्री मोदी सरकार को राम मंदिर बनवाने की पहल करनी चाहिए? आंकड़े आपके सामने। 65% लोगों का मानना है कि ये सही वक्त है जब मोदी सरकार को राम मंदिर बनवाने की पहल करनी चाहिए। सिर्फ 23% मानते हैं वक्त ठीक नहीं है। मोदी सरकार लगातार नंबर्स का रोना रोती है, लेकिन 65% लोगों को लगता है कि राम मंदिर के लिए मोदी सरकार को पहल करनी चाहिए। क्या ये बोझ आप उठा पाएंगे? देखिए, जहाँ तक प्रिंसिपली है, भारतीय जनता पार्टी इस बात से अपनी सहमति प्रकट करती है कि राम मंदिर बनना चाहिए, पर हम न्यायपालिका का भी आदर करना चाहते हैं और सामाजिक समरसता का ताना बाना नहीं टूटे, इसकी भी चिंता करेंगे। तो क्या कहेंगे, बनेगा या नहीं बनेगा? निश्चित रूप से बनेगा, समय का इंतजार करना होगा। ठंडे बस्ते में गई बात, ऐसा मत मानिए आप, बिल्कुल ठंडे बस्ते में नहीं है। बस्ता हमेशा गर्म रहेगा, राम मंदिर का कभी भी ठंडा नहीं होगा। क्या ये जो मुद्दा है ये खाली उत्तर प्रदेश चुनाव तक गर्म रहेगा, या हम ये माने कि 2019 तक जब तक ये कार्यकाल है, आपका बहुमत है, तो आप राम मंदिर के प्रति वाकई वैसे ही प्रतिबद्ध हैं जैसे आप जब बाहर थे तब प्रतिबद्ध हैं? अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जब परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएगी तो अपने आप राम मंदिर बनेगा, पर इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर नहीं जोड़ना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा नहीं उठाया है,
ठीक है, वहाँ के लोगों ने उठाया मुद्दा और लोग अपेक्षा भी करते हैं मोदी जी के बनने के बाद कि राम मंदिर बनना चाहिए। एक कार्यकर्ता के तौर पर आप भी गए होंगे अयोध्या जी, आपने भी सोचा होगा हमारी सरकार बनेगी, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, उस दिन ये मंदिर बनेगा, आपने सोचा होगा? बिल्कुल। आज आप क्या सोच रहे हैं? देवांग जी, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने कहा है पहली बार, उनको छोड़ दीजिए ना, सुनिए आप बात अपनी तो सुनिए आप, उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए। बहुत सारे मुस्लिम नेता, मुझे लगता है कि एक बार मुस्लिम समाज पूरा खड़ा हो जाएगा और कह देगा कि राम मंदिर बने, कोई हमें परेशानी नहीं। राम मंदिर बनना चाहिए, बनेगा, इस बात का ही मेरा विश्वास है, पर समय का इंतज़ार हमें करना होगा और हम इस देश के अंदर ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे कि राम मंदिर बन जाए। वैचारिक दृष्टिकोण से एक हिंदू राष्ट्र का एक सपना है, उसके लिए पार्टी और संगठन जो है और उसके साथ वाले लोग, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अब ये सही समय है कि उस डायरेक्शन में कुछ कोशिश की जाए? देखिए, एक व्यापक अर्थों में हिंदू और हिंदू राष्ट्र, इसके बारे में समझना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र, इसका मतलब ये नहीं, देखिए मैं जब कहता हूँ कि लोग इस देश को असहिष्णु कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भारत माता को गाली दे रहा है। सब धर्म का आदर करो, यही तो भारत की विशेषता है। और इसलिए हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ राम बोलने वाले इस देश के अंदर रह सकता, बाकी कोई नहीं रह सकता। सब वो व्यक्ति जो इस भारत माता को अपनी माता मानता हो, जो इस देश का सम्मान करता हो, जो वंदे मातरम बोलता हो, जो भारत माता की जय बोलता हो, वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो हमारा भाई है, वो हमारा मित्र है और वो इस देश में रहना चाहिए और वो एक हिंदू राष्ट्र का नागरिक है, ये हमारा मानना है। जो मोदी जी ने जो एक दिशा दिखाई थी 15 अगस्त के अपने पहले अभिभाषण में, उसको आप लोग भूलते से क्यों नजर आ रहे हैं? क्या अच्छे दिन अभी चल रहे हैं, आएंगे, आने वाले हैं? राम मंदिर का मुद्दा है, उसका नैतिक रूप से हम समर्थन कर रहे हैं, हम हमेशा ही कह रहे हैं। दोनों हाथों में लड्डू हैं यहाँ तो आपको दे दिए दोनों लड्डू। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। आप क्यों नहीं कहते जो प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले की प्राचीर से अपने पहले अभिभाषण में, जब उन्होंने कहा कि ये लड़ाई झगड़े के मुद्दे, धर्म के मुद्दे 10 साल के लिए इनको ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, विकास की बात सोचिए। ये नई बीजेपी है, ये विकास करना चाहती है, पूरे देश का विकास करना चाहती है, सबका साथ सबका विकास। जो मोदी जी ने जो एक दिशा दिखाई थी 15 अगस्त के अपने पहले अभिभाषण में, उसको आप लोग भूलते से क्यों नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं भूले। आज भी हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, ये हमारा आज भी नारा है। हम इसी नारे के साथ सब दूर गए, हम बिहार में भी गए तो इसी नारे के साथ गए, हम बंगाल में भी जाएंगे तो इसी नारे के साथ जाएंगे। जहाँ तक राम मंदिर का मुद्दा है, उसका नैतिक रूप से हम समर्थन कर रहे हैं, हम हमेशा ही कह रहे हैं, पर इसीलिए कह रहे हैं कि समय का इंतज़ार करिए। जब समय आएगा, जब तक के लिए भूल जाइए। आपकी बात आधी में मान लेता हूँ कि समय आएगा, जब तक के लिए भूल जाएगा, जैसे ही समय आएगा वैसे राम मंदिर बन जाएगा, पर अभी सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें। कैलाश जी, आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं कहते कि रोज बरोज इसकी सुनवाई हो, मामला निपटे और मंदिर बनेगा नहीं बनेगा बात साफ हो? हाँ, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। तो कहते क्यों नहीं? आप इंटरव्यू में समर्थन करते हैं, पर वहां जाके आप क्यों नहीं लोगों को ठोकते जो आप पहले आप जैसे ठोका करते थे? पुराना कैलाश विजयवर्गीय कहाँ है? आपने राय दी तो मैं ठोकूंगा, आप चिंता मत करिए। क्या चाहते हैं आप, इसमें क्या हो? हाँ, अगर अच्छा जल्दी फास्ट ट्रैक पे अगर इस पर सुनवाई हो और रोज़ की रोज़ अगर की सुनवाई हो और जल्दी न्यायपालिका इसका निर्णय कर दे तो बहुत अच्छी बात है। जो आपका नारा था अच्छे दिन वाला, वो क्या अच्छे दिन अभी चल रहे हैं, आएंगे, आने वाले हैं? क्या समझें उसके बारे में? मुझे लगता है कि एक व्यापक दृष्टिकोण में हमें देश किस दिशा में चल रहा है इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। जो अभी अर्थनीति और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जिस प्रकार अर्थव्यवस्था के ऊपर कंट्रोल किया है, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 1-2 वर्षों में इसका परिणाम देश की जनता को देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से अच्छे दिन आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। कैलाश जी, भारत किसानों का देश है। पिछले दिनों पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में आपके गृह मंत्री बाबूलाल गौर, उन्होंने कहा कि फरवरी से अक्टूबर 9 महीने में मध्य प्रदेश में 837 किसानों ने आत्महत्या की। आपने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो लागत और 50% जो होगा वो होगा। आप क्यों नहीं लागू करते? किसानों के अच्छे दिन कैसे आएंगे अगर आप ये काम नहीं करते हैं? देवांग जी, वह जो आत्महत्या की ग्रामीण क्षेत्र की, वह प्रश्न अधूरा था, उत्तर भी अधूरा था। मैं आपको बता दूं कि इसलिए किसानों ने आत्महत्या नहीं की थी कि उनकी फसल खराब हो गई। इसलिए उस प्रश्न को आप घुमाइए मत प्लीज़
वहाँ पर आत्महत्या हुई होगी, पर इसलिए नहीं हुई कि फसल खराब होगी। मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहली बार विधानसभा में आपके किसी मंत्री ने इस पर माना, तब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्योंकि आप मध्य प्रदेश से ही आते हैं। किसानों की हालत सुधारने के लिए आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपने प्रॉमिस किया था वो पूरा क्यों नहीं करती बीजेपी? किसानों की भी तो सोच लीजिए। निश्चित रूप से किसानों के लिए क्यों नहीं करते? 20 महीने हो गए, अच्छे दिन कैसे आएंगे उनके? किसानों की जब बीमा पॉलिसी अभी आई है देवांग जी, आप उसको देख लीजिएगा, ये क्रांति है। ये किसानों को एक तरीके से बहुत बड़ा कवच है। अगर किसान की फसल खराब होगी तो उसे तत्काल वो सारे हर्डल्स जिसके कारण से किसानों को बीमा नहीं मिल पाता था, वो सारे इसमें समाप्त कर दिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के यदि 5 एकड़ के किसान की फसल भी खराब हुई तो उसको मुआवजा मिलेगा। कैलाश जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का मतलब भाजपा हो गया। शायद इसी रणनीति के तहत आपको मध्य प्रदेश की राजनीति से केंद्र में लाया गया कि आपका कद ऊंचा करके और शिवराज सिंह चौहान का विकल्प खड़ा किया जा सके। पर बिहार की जो सियासी हार है उसने इस योजना पर शायद पानी फेर दिया और फिलहाल मध्य प्रदेश में शिवराज का ही राज चलेगा। अब आपके लिए मध्य प्रदेश में क्या है? पार्टी जो काम देगी वो मुझे करना है। पार्टी ने वहाँ पर मंत्री के रूप में मेरा उपयोग किया, मैं वहाँ मंत्री रहा। पार्टी ने यहाँ महामंत्री बना के बुला लिया तो मैं महामंत्री की हैसियत से काम कर रहा हूँ। वापस जाऊँगा, वापस आऊँगा, ये तो पता नहीं आपने सोचा होगा। मैंने तो कभी सोचा नहीं कि कभी मध्य प्रदेश जाऊँ। अब दिल्ली आ गया तो दिल्ली में डट के रहूँगा, आप चिंता मत करिए। तो मुख्यमंत्री बनने का आपका कोई इरादा नहीं है? मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बना रहा और वही बना रहना चाहता हूँ। ऐसे आपने कभी इच्छा प्रकट की कि आप राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहेंगे? इस बारे में सोचा आपने कभी? कभी भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं, पर जहाँ जो जवाबदारी पार्टी दे वहाँ पर इतनी कर्मठता से काम करो कि लोगों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता। इसलिए मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसकी कभी इच्छा नहीं, कभी भी इच्छा प्रकट नहीं की। कैलाश जी, इसमें जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि दरअसल में आपकी इच्छा तो है पर जांच की बेड़ियां लगी हुई हैं आपको। सुगनी देवी घोटाला है, पेंशन घोटाला है, जब आप महापौर थे। इतनी पुराने मामले हैं, वो ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं रखे हुए हैं। आप थोड़ी हरकत करेंगे तो हो सकता है आपको पकड़ने के लिए वो उनको कभी भी गर्म कर सकते हैं मामले को। क्या ये बात है? कैसे देखते हैं आप इसको? देवांग जी, मैंने आज तक इस विषय में कभी किसी से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, पर आज यहाँ जरूर देना चाहता हूँ कि ये जितने भी आपने बताए ये मेरे मेयर काल के हैं जी। और इसमें जांच किसी ने, विरोधियों ने नहीं की, हमारे ही मुख्यमंत्री ने जांच करवाई। उसमें एक बात जो सबके लिए लागू होती है कि कभी भी दूसरे नंबर पे नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। मैं उमा जी जब मुख्यमंत्री थी तो उसके बाद में नेक्स्ट उमा जी माना जाता था। पहले वाला भी चोट देता है और दूसरे वाला भी दबाता तो सैंडविच हो जाता है। तो मैं बहुत ऐसी बात उजागर कर रहा हूँ कि साधारणतया एक नंबर को कोई मार नहीं पाता है तो 2 नंबर वाले पे लोग हमला करते हैं। जैसे अब मैं उदाहरण दूँ कि मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। मोदी जी को कोई हाथ नहीं लगा सकता तो अमित शाह जी पे लोग हमला करते हैं। अमित शाह जी हैं और कोई उनके साथ नीचे सेकंड नंबर पे, यदि मैं हूँ सेकंड नंबर पे, यदि आप माने तो उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा तो मुझे मारेगा। तो ये साधारणतः होता है कि अगर जो 2 नंबर पे होता है उसको ऊपर वाला भी झटका देता है, नीचे वाला भी झटका देता है। तो ये जितनी भी जाँचें हैं इसमें सब में जाँच हो गई और इसमें सब में बरी हूँ मैं। कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई मैं आगे बढ़ूँगा तो कोई आके दिखा देगा मुझे। सब में जाँच हो गई। मेरा एक सीधा सा सवाल है, आप मंत्री थे वहाँ पर, भाजपा में अमित भाई की टीम ने पहली बार किसी मंत्री को वहाँ से हटा करके संगठन में लेकर के आए हैं। ये शिवराज सिंह चौहान और आपके लिए, दोनों के लिए राहत की बात है या दोनों को अपनी ताकत को इकट्ठा करने का एक नया मौका है? देखिए, न राहत है न कोई ताकत एक दूसरे की, हम दोनों एक दूसरे की ताकत है। मैं आपको बता दूँ सुजीत भाई कि शिवराज जी और हम दोनों ने अपना राजनीतिक जीवन एक साथ काम प्रारंभ किया जब वो भोपाल के विद्यार्थी परिषद के मंत्री थे, जब मैं इंदौर का था। उसके बाद लगातार वो हमारे नेता रहे। वो युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बने, मैं उनके साथ उपाध्यक्ष था। वो केंद्र में आए, मैं केंद्र में उनके साथ उपाध्यक्ष था। तो हम लोग हमेशा साथ में रहे और आज भी साथ में। पता नहीं क्यों लोगों को गलतफहमी है कि हमारी और उनके बीच की दूरियां, बिल्कुल भी दूरियां नहीं हैं। कैलाश और शिव एक ही। कैलाश जी, आप मालवा क्षेत्र से आते हैं। मालवा क्षेत्र में जो पिछले दिनों सांप्रदायिक घटनाएं घटी हैं, जो तनाव पैदा हुआ है, उसके लिए, सौहार्द के लिए आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आपने वहाँ पर एक भोजशाला धार में है। भोजशाला में साधारणतः बसंत पंचमी और शुक्रवार एक समय आ जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पर मुस्लिम भाई सोचते हैं कि हम भी नमाज अदा करें, हिंदू भाई सोचते हैं कि वहाँ, पर हम
दोनों को बिठाकर दोनों काम कर देते हैं। वहाँ सरस्वती माता की पूजन भी हो जाती है और मुस्लिम भाई नमाज भी अदा कर लेते हैं। कैलाश जी, एक जो बहुत गर्मा गर्म बहस में हमने आपको देखा टेलीविज़न पर, और एक जगह तो आप बहस छोड़ के भी चले गए, वो आसाराम बापू वाला मुद्दा था। आप कहते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है, और जितने भी जो टेलीविज़न के एंकर हैं वो आप जब आपसे पूछते हैं कि आपके पास सबूत क्या है, तो आप कहते हैं सबूत तो नहीं है कोई मेरे पास, फिर आप भिड़ते हैं उनसे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना संत आसाराम जी को पहचानता हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा आज भी मानना है। मेरा दिल नहीं कहता ये बात, और इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि वो ऐसा कर सकते हैं क्या, इस बारे में मुझे थोड़ी सी शंका। और जो सरकमस्टांसेस हुए, जो घटना कहाँ की है, रिपोर्ट कहाँ हुई, इस बात को मैंने कहा था, पर मैं उस पर बहुत ज़्यादा बहस करना नहीं चाहता। पर आप इंतज़ार क्यों नहीं करते आसाराम वाले मुद्दे पर? आप क्यों अपने मन की बात, जो सिर्फ आपकी मन की बात है, क्योंकि जब आपसे सबूत मांगे जाते हैं तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, सबूत है नहीं आपके पास। अगर सबूत होते तो आप उनको कोर्ट में पेश करते। तो अगर आपके पास सबूत नहीं तो इस पर आप थोड़ा धैर्य क्यों नहीं रखते? आपको क्यों लगता है कि इस पर नहीं बोलना ज़रूरी है, अपनी मन की बात? देवांग जी, अगर मैं अपने मन की बात कहता हूँ तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़े स्मार्ट हैं। अब ये मैं कहता हूँ, मेरे दिल में ऐसा लगता है कि आप बहुत स्मार्ट पत्रकार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बड़े गंभीर पत्रकार हैं, तो मेरे मन की बात है, मैं कह रहा हूँ। अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और आप ये जानते हैं कि मामला न्यायालय में लंबित है, इस पर लंबी चौड़ी लड़ाई चल रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद, और सुब्रमण्यम स्वामी भी वहाँ पैरवी करने गए, उनको अभी तक बेल नहीं मिली है। गंभीर मसला है, लोग कई विटनेसेस मारे गए हैं इसमें। तो आपको नहीं लगता कि इस पर आपको थोड़ा सा अपना कमेंट रोक लेना चाहिए था? मैंने तो कमेंट करना बंद कर दिया। आपने प्रश्न पूछा तो मैंने कमेंट किया, नहीं तो मैं करता ही नहीं। क्यों आपने रोक दिया कमेंट करना? इसीलिए आप जैसे समझदार व्यक्ति ने मुझसे कहा कि इस पर कमेंट मत करो। तो आप मानते हैं कि ये सलाह ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी सलाह, पर आपने ज़बरदस्ती उनकी सलाह के विपरीत प्रश्न पूछ लिया और मेरे से उगला लिया। पर ये बाबाओं का प्रेम आपका रहा है। आप बाबा राम रहीम के पास भी गए थे जब पार्टी ने समझौता किया हरियाणा के लिए। देखिए, मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि ये है कि मेरे माता पिता बहुत धार्मिक हैं, और मैं बचपन से, हमारे इंदौर में एक गीता भवन मंदिर था, वहाँ रोज़ सुबह जाता था और रोज़ सुबह प्रवचन सुनता था। तो एक मेरी संतों को देखकर मैं बड़ा विनम्र हो जाता हूँ, और इसलिए आप इसे कुछ भी मान लीजिए, मेरे संस्कार मान लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रवृत्ति ठीक नहीं है तो आप वो मान लीजिए, पर ये यदि मेरी कमी मानिए या अच्छा ही मानिए, जो आपको मानना है आप स्वतंत्र मानने के लिए। पर मैं संतों को देख के बहुत विनम्र हो जाता हूँ, ये मेरे स्वभाव में है, और ये मुझे परंपरा के रूप में मेरे पेरेंट्स से मिला है। अब इसके लिए आप मुझे कटघरे में खड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं, कटघरे में नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से बाबा राम रहीम के बारे में चर्चाएं हुई पिछले दिनों, क्या समझते हैं आप? क्योंकि हरियाणा में आपको चुनाव जितवाने में उनका रोल रहा। इतनी सेवा कार्य करते हैं वो, उनके डिवोटीज़ भी। मैंने इंजीनियरों को नालियों में उतरते देखा साफ़ करते हुए उनके निर्देश पर, जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। अब ये आपके और मेरे कहने से तो कोई कचरा नहीं उठा सकता। आखिर कुछ तो बात है कि एक बड़ा इंजीनियर, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नाली में घुस के, ऐसी नाली में कि हम उसको देख नहीं सकते, उसके पास खड़े नहीं रह सकते, वहाँ वो नाली साफ़ कर रहा है, ड्रेनेज साफ़ कर रहा है। तो कुछ है उनके पास। पर आपको ये भी मालूम है कि उनके खिलाफ, उनके संगठन के खिलाफ तरह तरह के आरोप हैं? हाँ, आरोप कुछ लगे हैं, मैंने सुना है, बाकी उसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, अखबारों में पढ़ा है मैंने। तो ये बाबा फंस कहाँ जाते हैं? ये बाबाओं पर इस तरह के आरोप लग क्यों जाते हैं? और इतने गंभीर संगीन आरोप, लोग मारे जाते हैं। क्या होता है कि मुझे, आप जैसे एक पत्रकार ने कहा था, मैंने कहा यार हमारे बारे में आप बहुत उल्टा सीधा छापते हो, तो उन्होंने कहा देखो भाई, कुत्ता अगर आदमी को काटता है तो कोई न्यूज़ नहीं बनती, पर आदमी जब कुत्ते को काट लेता है तो न्यूज़ बनती है। तो बाबा लोगों से लोग अपेक्षा बहुत अच्छी करते हैं, उनकी जरा सी भूल हो जाती तो उसको बोलने के लिए मौका मिल जाता है। शायद ऐसा कुछ होगा। मुझे उनके बारे में बहुत, उस प्रकरण के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, और मैंने जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं की कभी। कैलाश जी, आपने अभी दादरी कांड के बारे में बोला। अभी जो हैदराबाद में जो दलित विद्यार्थी की मौत होगी, उसके ऊपर बीजेपी वालों ने पहले बहुत स्टेटमेंट निकाला था कि एंटी नेशनल है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने बोला भारत माँ को एक बेटा खो गया। आप क्या मानते हैं, ऐसे स्टेटमेंट की वजह से बीजेपी की नुकसान हो गया? इससे देश का नुकसान होता है। पर एक ऐसे नौजवान आत्महत्या करता है जो मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने फांसी का विरोध किया, बीफ मतलब नमाज पढ़ी। जो बिल्कुल धारा के विपरीत चलने वाला नौजवान
यदि आत्महत्या कर लेता है तो मुझे लगता है इसके पीछे कुछ बड़ा कारण होना चाहिए, और आप इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइए राजनीति के ऊपर। मैं क्षमा चाहता हूँ कि इसके ऊपर राजनीति नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा। के बाद जो हो गया बीजेपी का जो रिएक्शन था, आप उसको सही मानते? मैं किसी के भी रिएक्शन को सही नहीं मानता, किसी के भी। इस प्रकार के घटनाओं पे कम से कम देश में राजनीति नहीं हो, इसकी हमें चिंता करना चाहिए। क्या एक दलित छात्र के लिए आप इस तरह से चिट्ठी लिखें और उसमें उसको एंटी नेशनल लिखें, क्या ये सही है? देखिए, ऐसा है कि किन परिस्थितियों में लिखा ये तो आप मंत्री जी से ही पूछेंगे तो वो बता सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक प्रक्रिया समझ लीजिए आप कि हम लोग जब सुबह बैठते हैं 2 घंटे 4 घंटे अपने ऑफिस में, हमारे पास जनता आती है, विकास जी जरा इसका पत्र लिख देना, पत्र लिखा और हमने साइन कर दी। कैलाश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतने सालों में आपने कितने लोगों को एंटी नेशनल लिखा होगा? मैं कह रहा हूँ ना कि हम तो पत्र भी नहीं पढ़ते हैं। राजनीति में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कुछ करते नहीं हैं और बदनाम हो जाते हैं। ये एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसलिए समय का हम इंतज़ार करते हैं। जब उसके दूरगामी परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि लाभ हमें ही होगा उसे, और राजनीति करने वाले चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। पर इसमें भी अगर आप लाभ शब्द बोल देते हैं तो आपकी बात हल्की होती है ना कैलाश जी? मैं अपना शब्द वापस ले लेता हूँ अगर आपको हल्की लग रही है तो। कैलाश जी बड़े अच्छे गायक भी हैं, क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी ने आपके गाने की तारीफ़ की है या कभी कहा है कि वो आपका गाना सुनना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी युवा मोर्चे के प्रभारी थे हम लोगों के। मैं गाता हूँ, ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को मालूम है, और कई बार मुझे सौभाग्य मिला कि उनके सामने मैंने गाना गाया। प्रधानमंत्री जी का कोई गाना है जो वो सुनना पसंद करते हैं? हाँ, एक बार उन्होंने कहा था मुझे, हम लोग युवा मोर्चे की कार्य समिति में थे, सुनाना पड़ेगा वो 2 लाइन तो अच्छा रहेगा। सिर्फ 2 लाइन। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वतन तो अब आपके हवाले है, हमारे हवाले है। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे देखेंगे रैपिड फायर। देखना है कैलाश विजयवर्गीय 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। भविष्य में आप खुद को कहां देखते हैं, बीजेपी का अध्यक्ष या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री? शाहरुख खान और आमिर खान बीजेपी में शामिल होना चाहें तो आप उन्हें पार्टी में लेंगे या नहीं लेंगे? यूपी के विधानसभा चुनाव में ज्यादा कारगर मुद्दा कौन सा होगा, दलित उद्धार या राम मंदिर निर्माण? आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ, और ये दौर रैपिड फायर का। कैलाश जी, इस दौर में मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा, और एक तीसरा ऑप्शन है, आप कह सकते हैं पास, यानी आपको सवाल का जवाब ही नहीं देना है। और अगर आप 5 में से 3 सवालों के जवाब दे देते हैं तो एबीपी न्यूज़ की तरफ से ये तोहफा आपके लिए है। आप तैयार हैं? शुरू करें। कैलाश जी, आपके पास बंगाल की जिम्मेदारी है। बंगाल में बीजेपी का डब्बा गोल रहा है। क्या लगता है आपको कि बंगाल के लोगों ने बीजेपी की नीति को शुरू से ठुकराया हुआ है, या बंगाल के लोगों में राजनीति की समझ ही नहीं है? आप बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे तो नहीं चलेगा। ये प्रश्न बहुत गंभीर है। पहला ऑप्शन है कि क्या बंगाल के लोगों ने बीजेपी की नीति को शुरू से ही ठुकराया हुआ है, या बंगाल के लोगों में राजनीति की समझ है ही नहीं? पास। पास। कैलाश जी, आप तो बहुत खुल के बात करने वाले लोगों में से हैं। आप शायद पहले नेता होंगे जिन्होंने पहला सवाल ही पास कर दिया। मेरे को फेल होने का शौक नहीं है।
आपके प्रश्न के जवाब में फेल हो जाऊंगा। हमारा जो दूसरा सवाल होता है वो कुछ पर्सनल किस्म का होता है। भविष्य में आप खुद को कहाँ देखते हैं, बीजेपी का अध्यक्ष या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री? पास। पर ये तो आसान है, दोनों हाथों में लड्डू हैं यहाँ तो। आपको दे दिए दोनों लड्डू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भड़काऊ बयान देते नहीं, आप लगातार विवादास्पद बयान देते रहते हैं। क्या प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति है या आप प्रधानमंत्री की नीतियों में विश्वास ही नहीं रखते? पास ही है। ये भी पास। आप मेरे को फेल नहीं होने देंगे। पर यहाँ पास का मतलब फेल होता है। वो देख लेंगे अपन बाद में। यहाँ फेल होना अच्छा है, वहाँ फेल हो गया तो। अगर शाहरुख खान और आमिर खान बीजेपी में शामिल होना चाहें तो आप उन्हें पार्टी में लेंगे या नहीं लेंगे? स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे। चलिए, एक जवाब तो आपने दिया। आमिर खान और शाहरुख खान को भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो कह चुके हैं बिहार चुनाव के दौरान की असहिष्णुता बढ़ रही है, जिन्होंने आपको हरवा दिया बिहार का चुनाव इतनी बुरी तरीके से, देखिए जिनकी आप बात कर रहे हैं कि इनका दंगल में मंगल करवाना है, आप उनको शामिल कर लेंगे? हमने डाकू को वाल्मीकि बनते और रामायण की रचना करते हुए देखा है, इसलिए व्यक्ति का दिल कभी भी बदल सकता है, ऐसा हमारा मानना है। जिस दिन उनको ईश्वर सद्बुद्धि देगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ भी सकते हैं। अगला सवाल, यूपी के विधानसभा चुनाव में ज्यादा कारगर मुद्दा कौन सा होगा, यानी आप किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? दलित उद्धार या राम मंदिर निर्माण? पास। ये आप जाति कर रहे हैं, ये तो बहुत आसान सवाल है। आपके लिए हो सकता है। तो कैलाश जी, राम मंदिर निर्माण का मुद्दा तो आपका कोर मुद्दा था, आपके दिल के सबसे करीब मुद्दा था, आप उसको पास करे दे रहे हैं, आप उसको छोड़ रहे हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास पे ही लोकसभा का चुनाव जीते हैं और सबका साथ सबका विकास पे ही हम उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, और जब जीतेंगे उसके बाद राम मंदिर ही बनाएंगे। आप चिंता मत करिए, आपके साथ राम मंदिर के दर्शन करने जाऊंगा देवांगी, आपको वादा करता हूँ। कैलाश जी, मैं आपसे आखिर में पूछना चाहता हूँ, जैसे शो पर भी आपने कुछ बयान वापस ले लिए, आप तोलते नहीं है बयानों को, या आपको तोल मोल के बोल वाला भाव क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बड़ा मस्तानी ज़िंदगी जीता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो बोल देता हूँ, और लगता है कुछ गलत शब्द निकल गया तो माफ़ी मांग लेता हूँ, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपको क्या लग रहा है कि मस्तानी ज़िंदगी का मतलब गैर जिम्मेदार होना? ये आपका मानना है, मेरा मानना नहीं है। मैं जिम्मेदारी से अपनी बात कहता हूँ, और कभी लगता है कि मुझसे गलती होगी तो मैं उसको क्षमा भी मांग लेता हूँ। क्षमा मांगना कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं है। इस अवार्ड का क्या करें कैलाश जी? पास। नहीं, चलिए, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री जी का जो गाना सुनाया जो उनको पसंद है, इसलिए मैं आपको थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।